डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक ऑन द चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के बारे में जो कि एसओ की कैटेगरी में आता है, यानी कि जो कि है स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जामिनेशन। लेकिन ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है आईबीपीएस के द्वारा फॉर दी रीजनल रूरल बैंक्स, यानी कि ग्रामीण बैंक्स। तो रीजनल रूरल बैंक्स के अंदर आपकी दो बड़ी इंपॉर्टेंट तीन कैटेगरी में बोलूँगी कि मैं पोस्ट निकाली जाती है। एक होती है आपकी ऑफिस असिस्टेंट, यानी कि जो मल्टीपर्पज़, और जिसको हम आम भाषा में बोले तो हम बोलेंगे क्लरिकल, ये सबसे नीचे वाला ग्रेड होता है। उसके ऊपर आती है आपकी ऑफिसर स्केल 1। ऑफिसर स्केल 1 ये इक्विवेलेंट होता है आपके पीओ के, या बाकी बैंक्स में जैसे पीओ कहा जाता है, इसमें कहा जाता है ऑफिसर स्केल 1। फिर दूसरा इसके एक ऊपर लेवल आता है, वो है आपका ऑफिसर स्केल 2। ऑफिसर स्केल 2 के अंदर आपके दो कैटेगरीज आते हैं। एक आता है स्पेशलिस्ट ऑफिसर, जो कि अलग अलग डिसिप्लिन, यानी कि जिन्होंने अलग अलग ग्रेजुएशन किया है, किसी ने आईटी में किया है, किसी ने सीए किया है, किसी ने लॉ किया है, उनके लिए निकाली जाती है। और इसी ऑफिसर स्केल 2 के अंदर एक और पोस्ट निकाली जाती है, दैट इज जनरल बैंकिंग ऑफिसर, जो कि कोई भी ग्रेजुएट बच्चा दे सकता है। और उसके बाद आता है आपका स्केल 3 ऑफिसर, जिसमें कि करीब कुछ ज़्यादा समय का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, 4 से या 5 साल का इसमें एक्सपीरियंस नीडेड होता है। और ये आपका आखिरी आरआरबी के अंदर जो डायरेक्ट भर्ती का एक आखिरी पड़ाव होता है, स्केल 3 ऑफिसर। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका आईबीपीएस आरआरबी स्केल 2 ऑफिसर। और स्केल 2 ऑफिसर के अंदर मैं आपको साथ डिस्कस करने जा रही हूँ स्पेशलिस्ट ऑफिसर के बारे में। और स्पेशलिस्ट ऑफिसर के इस वैकेंसी में आपको एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। क्या एक्सपीरियंस है, कौन कौन से एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, क्या इसका एलिजिबिलिटी है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न है, क्या सैलरी होती है, क्या सिलेबस होता है, क्या कट ऑफ होती है, ये सारी चीज़ें हम वन ऑन वन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी कैंडिडेट्स के लिए जो ग्रेजुएट हो चुके हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहली जानकारी यहाँ पे ये कि पोस्ट डिटेल क्या है, ये किस पोस्ट के लिए आप यहाँ पे फॉर्म फिल करते हैं। तो यहाँ पे पोस्ट का नाम है स्केल 2 ऑफिसर। स्केल 2 के अंदर आती है, यानी कि जो पे ग्रेड स्केल है वो है स्केल 2। साथ ही साथ स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स का नाम है, क्योंकि ये अलग अलग स्ट्रीम्स के एस्पिरेंट के लिए निकाली जाती है, जैसे कि आईटी है, लॉ है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है। और यहाँ पे आपकी जो पोस्ट में नेम होगा, यानी कि जो आपकी डेजिग्नेशन होगी, आपका जो प्रोफाइल होगा, वो होगा एक मैनेजर का। अब अगर आए हम तो कितनी पोस्ट निकाली जाती है, जैसे आपको याद होगा आईपीएस एसओ स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी में आपको 6 प्रोफाइल दिखाई देते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी आरआरबी एसओ में भी आपको ये 6 प्रोफाइल दिखाई दे रहे हैं। डिफरेंस ये है कि जब आप आईबीपीएस एसओ की तैयारी करते हो तो वहाँ पे आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, नहीं नहीं मांगा जाता है। यहाँ पे क्योंकि ये स्केल 2 ऑफिसर है, आईबीपीएस एसओ की स्केल 1 ऑफिसर की कैटेगरी होती है, यहाँ पे आईबीपीएस एसओ स्केल 2 ऑफिसर की कैटेगरी है, तो यहाँ पे आपसे एक्सपीरियंस जो है वो मांगा जाता है। तो चलिए वापस से देख लेते हैं। तो स्केल 2 प्रोफाइल में जो अपनी पहली जो पोस्ट है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर, यानी कि आईटी ऑफिसर स्केल 2। चार्टर्ड अकाउंटेंट स्केल 2, देन लॉ ऑफिसर है, ट्रेजरी मैनेजर है, मार्केटिंग ऑफिसर है, एग्रीकल्चर ऑफिसर है। आपने देखा होगा कि आईबीपीएस एसओ के अंदर ये वाली वैकेंसी होती है, ये भी होती है, ये नहीं होती है, ये होती है, ये भी नहीं होती है, ये होती है। इसके अलावा जो दो वैकेंसी होती हैं आपके आईपीएस एसओ के अंदर, वो होती है आपकी एक एचआर की और एक होती है आपकी राजभाषा अधिकारी की। उनकी जगह यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट है और यहाँ पे ट्रेजरी मैनेजर। तो आप रिलेट कर पाएंगे कि आईबीपीएस एसओ से इसका क्या रिलेशन है। बट फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जनरली हम एज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस भी मांगा गया है तो वो भी हमें देखना होगा। तो 3 तरीके से हम एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, एज, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। आगे बढ़िए। नाउ एज की बात की जाए तो यहाँ पे जो एज क्राइटेरिया फॉल होता है वो है आपका अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। यानी कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं या ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं, तो आपकी एज जो है वो 21 से 32 साल के बीच में होनी चाहिए। 21 साल से ऊपर और 32 साल से नीचे आपके एज प्रोफाइल। और वहीं पे एससी एसटी कैंडिडेट 5 साल का रिलैक्सेशन उनको मिलेगा। ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनको 3 साल का रिलैक्सेशन है। और जो हमारे पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं उनको 10 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलता है। और आगे बढ़ते हैं। नाउ इसके आगे बढ़ा जाए तो अब आते हैं हम इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, क्योंकि ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर वैकेंसी है। यहाँ पे हर स्ट्रीम के एस्पिरेंट की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होंगी वो अलग होंगी। हर पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी जाती हैं। वहीं पे अगर हम बात करें, सबसे पहले आता है हमारा आईटी ऑफिसर, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर। इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपसे मांगी गई है बैचलर्स डिग्री, यानी कि आप केवल एक ग्रेजुएट अगर है तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। लेकिन वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी एक रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स में या कम्युनिकेशन में या कंप्यूटर साइंस में या फिर आईटी में, या फिर इसके इक्विवेलेंट
विद अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। तो आपके कुछ स्ट्रीम्स इन्होंने यहाँ पे लिखे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर आईटी या फिर इसके इक्विवेलेंट अगर आपने कोई जो है डिग्री ली है विद अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट का मतलब है कि आपका वो जो पूरा एक डिग्री कोर्स होगा ग्रेजुएशन का उसमें टोटल एग्रीगेट आपका 50% कम से कम बनना चाहिए। इसके साथ साथ डिजायरेबल है यहाँ पे सर्टिफिकेट इन एएसपी। अगर आपके पास एएसपी का सर्टिफिकेट होगा तो प्रेफरेंस मिलेगी आपको। पीएचपी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, वीबी है, वीसी है, ओसीपी एटसेट्रा, इनको प्रेफरेंस मिलेगी। यानी कि अगर आपके पास ये सर्टिफिकेशंस हैं तो ये अच्छी बात है आपके लिए। नाउ एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे बोला गया कि 1 साल का एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड। तो 1 साल का एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड से मतलब है कि आप किसी बैंक में या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में या किसी एक अपनी इसी तरीके की पोस्ट जहाँ पे आप अपने आईटी सेक्टर के लिए काम कर रहे हैं, इस तरह की पोस्ट में इन द रिलेवेंट फील्ड अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। नाउ आते हैं हम हमारी इसकी दूसरी पोस्ट पे। ये थी आईटी ऑफिसर की। दूसरी पोस्ट है चार्टर्ड अकाउंटेंट। नाउ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए मांगा गया है दैट यू शुड बी एन एसोसिएट फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट। सर्टिफाइड एसोसिएट होने चाहिए आप। यू शुड बी सर्टिफाइड एसोसिएट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो आप आईसीएआई से आपने सर्टिफिकेशन ले रखा हो फॉर दी सर्टिफाइड एसोसिएट फ्रॉम दी आईसीएआई। नाउ इसके साथ साथ जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपने एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी एक फर्म में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, किसी बैंक में आपने एज अ सीए 1 साल काम कर रखा है तो आप इसके लिए फिल कर सकते हैं। आते हैं हमारी तीसरी पोस्ट यानी कि लॉ ऑफिसर पे। लॉ ऑफिसर की बात करूं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो आप डिग्री होनी चाहिए यानी कि आप ग्रेजुएट होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन लॉ और इट्स इक्विवेलेंट विद अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन द एग्रीगेट। तो आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए और उसमें आपके डिग्री में, कंप्लीट डिग्री में जो एग्रीगेट होगा वो 50% मार्क्स होगा। एक्सपीरियंस की बात की जाए तो यहाँ पे आपसे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो लॉ ऑफिसर की पोस्ट के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। 2 years एज एन एडवोकेट और should have worked as law officer in bank or financial institution for a period of not less than 2 year। कम से कम 2 साल के पीरियड के लिए आपने किसी बैंक में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपने काम करा हो एज अ लॉ ऑफिसर या लीगल एडवाइजर। नाउ चौथी पोस्ट आती है आपकी ट्रेजरी मैनेजर। अब इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और एमबीए इन फाइनेंस। आपने या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रखा है या फिर आपने अपना एमबीए किया है किसमें, फाइनेंस में किया है फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एन इंस्टीट्यूशन। एक्सपीरियंस की बात की जाए तो 1 साल का एक्सपीरियंस इन द रेलेवेंट फील्ड यानी कि इसी तरीके के फील्ड में आपके पास अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप ट्रेजरी मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पांचवी पोस्ट हमारे पास आती है मार्केटिंग ऑफिसर। जब भी मार्केटिंग की बात होगी तो एमबीए की बात होगी। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में एमबीए इन मार्केटिंग फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, राइट। और अगर बात की जाए आपके एक्सपीरियंस की तो 1 ईयर, 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द रेलेवेंट फील्ड। तो सिंपल सी बात है, अगर आप मार्केटिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने एमबीए किया हुआ हो मार्केटिंग में और वो एक रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। और अगर बात की जाए एक्सपीरियंस की तो यहाँ पे भी 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया इन दी रेलेवेंट फील्ड। आते हैं लास्ट यानी कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। और यहाँ पे एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर आईबीपीएस एसओ में इट इज़ एक्चुअली एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। आरआरबी एसओ में यहाँ पे एग्रीकल्चर ऑफिसर लिखा हुआ है, एग्रीकल्चरल ऑफिसर। एजुकेशन की बात करेंगे तो आपने अपनी ग्रेजुएशन एनिमल हस्बेंड्री में की है या फॉरेस्ट्री में की है या वेटनरी साइंसेज में की है या फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आपने किया है या फिर पिसिकल्चर आपने कर रखा है फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट विद अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन दी एग्रीगेट। तो आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ पे परसेंटेज क्राइटेरिया है वो परसेंटेज क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना ज़रूरी है। बात की जाए एक्सपीरियंस की तो यहाँ पर भी 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो लॉ के लिए और एग्रीकल्चर के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस है, बाकी सभी पोस्ट में आपका 1 साल का ही एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो ये तो हो गई आपकी एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और साथ में हो गया आपका क्या, साथ में हो गया आपका एक्सपीरियंस। अब आते हैं इसके रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस पे कि सिलेक्शन कैसे किया जाता है। देखिए ये स्केल 2 ऑफिसर की प्रोफाइल के लिए आपको सेलेक्ट किया जाता है। इसके लिए आपको केवल एक सिंगल एग्जाम देना है और सिंगल एग्जाम के बाद आपका इंटरव्यू होगा। जो सिंगल आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा वो होगा आपका 200 नंबर का और उसके बाद आपको दिया जा आप
अगर आप यहाँ पे क्लियर करते हैं अपनी सेक्शन वाइज और ओवरऑल कट ऑफ, तो फिर आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा जो कि 100 नंबर का होगा। इंटरव्यू की भी एक मिनिमम कट ऑफ है। जैसे कि अगर मैं सिंगल ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात करूँ, तो ये जो इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस आते हैं, उन सेक्शंस को आपको उनकी कट ऑफ निकालनी है, साथ ही साथ आपको ओवरऑल कट ऑफ भी निकालनी है। बात की जाए अगर इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू आपका 100 नंबर का होगा। अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप इंटरव्यू देंगे और इंटरव्यू आपका 100 नंबर का होगा, जिसमें से कि इसमें भी कुछ कट ऑफ मार्क्स है। अगर आप अनरिजर्व्ड या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो आपको कम से कम 100 में से 40 नंबर लाएंगे, तब आप इंटरव्यू में पास माने जाएंगे। और वहीं पे एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स है, उनको 35% मार्क्स लाना जरूरी है, एंड देन ये दे विल बी क्वालिफाइड इन द इंटरव्यू। अगर आपके 40 से ऊपर मार्क्स आते तो अच्छी बात है, क्योंकि आगे जाके आपकी वेटेज में ये मार्क्स भी जुड़ने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं। फाइनल सिलेक्शन जो आपका होगा, तो फाइनल सिलेक्शन आपका दोनों के मार्क्स मिलाकर होगा, यानी कि रिटन एग्जाम के 200 नंबर और इंटरव्यू के 100 नंबर मिला के आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा, जिसमें कि आपका जो रेशियो है वो 80:20 का हो जाएगा। तो ऑनलाइन टेस्ट है आपके 200 मार्क्स का, राइट? ऑनलाइन टेस्ट है आपके 200 मार्क्स का, उसका 80% लिया जाएगा, और इंटरव्यू है आपका 100 मार्क्स का, उसको 20% लिया जाएगा, और इससे आपकी एक फाइनल जो है कट ऑफ तय की जाती है, फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार की जाती है। और अगर आप उस मेरिट लिस्ट में अपना नाम बना पाते हैं, तो फिर आप सेलेक्ट होते हैं एज अ स्केल 2 ऑफिसर इन एनी आरआरबी, यानी कि रीजनल रूरल बैंक। अब आते हैं इसके एग्जाम पैटर्न पे, कैसा इसका एग्जाम है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न में देखिए, ये है आपका, ये सिंगल एग्जाम होगा, कोई ऐसा नहीं कि मेंस का एग्जाम है, एक ही एग्जाम होगा और इसी में आपको अपने बेस्ट परफॉर्म आपको करना है। तो दिस इज ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट कैडर। नाउ यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स आपके पूछे जा रहे हैं। पहली बात तो प्रोफेशनल नॉलेज। प्रोफेशनल नॉलेज से मतलब है कि जैसे आप में से कुछ होंगे जो आईटी के लिए अप्लाई करेंगे, कुछ होंगे मार्केटिंग के लिए, कुछ एग्रीकल्चर के लिए अप्लाई करेंगे, कुछ ट्रेजरी ऑफिसर के लिए अप्लाई करेंगे, है ना? तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, उस पोस्ट से रिलेटेड यहाँ पे प्रोफेशनल नॉलेज की आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 मार्क्स के होंगे और 30 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। तो ये पीके का प्रोफेशनल नॉलेज का सिलेबस आपकी स्ट्रीम के हिसाब से, आपकी अप्लाइंग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग होगा। आईटी वालों के लिए आईटी का पूछा जाएगा, मार्केटिंग वालों का मार्केटिंग का पूछा जाएगा, लाइक दैट। सीए वालों से सीए का पूछा जाएगा। फिर इसके जो कॉमन सब्जेक्ट है वो बाकी सारे आपके कॉमन सब्जेक्ट्स हैं। रीजनिंग हो गया, फाइनेंशियल अवेयरनेस हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, हिंदी। इंग्लिश और हिंदी में से आपको एक को चूज करना है। आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों का पेपर नहीं देना है। इंग्लिश और हिंदी में से आप जिसमें ज़्यादा कंफर्टेबल सब्जेक्ट जो आपको लगता है उसका आप पेपर देंगे। अगर आपको हिंदी ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है तो आप हिंदी में पेपर दीजिए, यानी कि हिंदी लैंग्वेज का एग्जाम के सब्जेक्ट को चूज करेंगे। और किसी को इंग्लिश कंफर्टेबल लगती है तो वो इंग्लिश चूज करेंगे और हिंदी छोड़ देंगे। तो इन दो में से किसी एक को ही आपको पिक करना है, इन दोनों में से किसी एक को ही आपको देना है। नाउ फिर आता है आपका कंप्यूटर नॉलेज, और फिर आता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। तो टोटल 6 सब्जेक्ट्स आपके नहीं होंगे यहाँ पे। 6 गलत है ये, 1 2 3 4 5, हाँ 6 सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि ये तो 4A और 4B लिखा है। ठीक है, करेक्ट है। सभी सब्जेक्ट्स की बात करें तो सभी के 40-40 क्वेश्चन है, 40-40 मार्क्स के नहीं है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर जो है वो 40 क्वेश्चन, लेकिन वेटेज इसका आधा हो गया, 20 नंबर हो गया है। वहीं पे अगर बात की जाए कंप्यूटर नॉलेज की, तो कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन है, लेकिन उसका वेटेज आधा हो गया, 20 मार्क्स का। और वहीं पे अगर क्वांट की बात की जाए तो क्वांट के 40 क्वेश्चन 40 नंबर, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 40 नंबर है। इंग्लिश और कंप्यूटर नॉलेज में जो आपके मार्क्स है वो आधे हो गए हैं, और अकॉर्डिंगली आपके सामने क्या है, सेक्शनल टाइमिंग है। सेक्शनल टाइमिंग इज ऑलवेज इंपैक्टफुल, क्योंकि आपके पास गिवन टाइम में ही आपको परफॉर्म करना है। सो सपोज आपको रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आते हैं और आप 40 के 40 नंबर पा सकते हो, लेकिन क्योंकि टाइम 30 मिनट्स है तो हो सकता है कि 40 के 40 क्वेश्चन करने का आपको टाइम ना लगे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जब भी सेक्शनल टाइमिंग ऐड हो जाती है तो आपकी स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, साथ ही साथ आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करने लग जाती है। यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं, सेक्शनल कट ऑफ भी निकालनी है, ओवरऑल कट ऑफ भी निकालनी है, यानी कि आपको हर सेक्शन में थोड़े बहुत मार्क्स लाने होंगे ताकि आपका वो सेक्शन क्वालिफाइड माना जाए, और वहीं पे आपको ओवरऑल कट ऑफ भी निकालनी ताकि आप मेरिट में अपना नाम बना सके, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन में आपके इस टेस्ट के मार्क्स जुड़ेंगे, वो भी इसका 80% जुड़ेगा, यानी कि 200 का 80% मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में काउंट होगा। साथ ही साथ इस एग्जाम के अंदर आपको 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। दैट मीन्स यू कैन नॉट डू द गेस वर्क। आप गेस वर्क नहीं कर सकते हैं, आपको सही आंसर को मार्क करना है, अदरवाइज देयर इज अ 1/4 नेगेटिव मार्किंग क्लॉज, राइट?
नाउ आगे बढ़िए, सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस में आपका जो रीजनिंग का सिलेबस है वो एक वही सिलेबस है जो आपके बाकी सभी रीजनिंग के एग्जामिनेशन में आता है, जिसमें कि जो थोड़े से इजी टॉपिक है वो मैंने यहाँ लिखे हैं। ये सारे टॉपिक वो हैं जो थोड़े से इजी हैं, जिनको आप इजीली कवर कर सकते हैं। कोडिंग है, अल्फान्यूमेरिक सीरीज है, अल्फाबेट टेस्ट है, डायरेक्शन डिस्टेंस है, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटीज, ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑन द अदर साइड अगर मैं बात करूँ, ये थोड़े से डिफिकल्ट टॉपिक है एंड दे डिमांड हाई प्रैक्टिस ऑल्सो। इन टॉपिक में स्लॉक्स आ गया, डेटा सफिशिएंसी आ गया, इनपुट आउटपुट आ गया, सीटिंग अरेंजमेंट आ गया, पजल्स आ गया, क्रिटिकल रीजनिंग आ गया। ये जो 4 टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस डिमांड करते हैं। इनकी आपको हमेशा ही प्रैक्टिस करते रहना होगा, तब जाके आप इसमें बहुत अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर पाते हैं। आते हैं अगले सब्जेक्ट पे। अगला सब्जेक्ट है आपका क्वांट्स। अगेन ये जो कुछ टॉपिक लिखे, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वांटिटी कंपैरिजन, ये सभी आपके इजी टॉपिक्स हैं जिनको आप इजीली मास्टर कर सकते हैं विद दी प्रैक्टिस। ये सारे टॉपिक आपके फंडामेंटल टॉपिक है जिनके बिना आपका इन क्वांट जो है वो अधूरा रह जाएगा। ये आपके फंडामेंटल टॉपिक है जो कि आपको एक अच्छे मेंटोर की गाइडेंस में कवर करने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आपकी एक पकड़ मजबूत नहीं बनेगी तो सूनर और लेटर आपको वो दिखाई देगा अपने आंसर में या आपकी मॉक्स में वो दिखाई देंगे, नंबर आपके नहीं बढ़ेंगे, राइट। देन ऑन द अदर साइड ये वो टॉपिक्स है जो हाई प्रैक्टिस डिमांड करेंगे, स्पेशली ये है और ये हाई प्रैक्टिस डिमांड करने वाले ये टॉपिक हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने हाईलाइट किए हैं। फिर आते हैं मेंसुरेशन, 2D 3D, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये काफ़ी ज़्यादा टफ लगता है बच्चों को, तो इसको आप छोड़ भी सकते हो, क्योंकि अगर आपने इतना कर लिया और इसमें आप बहुत अपने आप को कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंस महसूस आप करते हैं इन सभी टॉपिक्स में, तो आई थिंक दैट इज मोर देन सफिशिएंट। क्योंकि आइदर वेज आपके पास क्या है, सेक्शनल टाइमिंग है, आप वैसे भी सारे के सारे टॉपिक सारा का सारा पेपर एग्जाम में कर नहीं सकते हैं। नाउ कमिंग टू सिलेबस फॉर इंग्लिश। इंग्लिश में आपका ये सारा जो है स्पॉटिंग एरर्स है, सेंटेंस बेस्ड एरर है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, सेंटेंस करेक्शन है, वर्ड स्वैप है, स्पेलिंग एरर्स है, कनेक्टर्स है। तो ये जो इतना सारा है ये सारा का सारा आपका ग्रामर बेस्ड है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो आप इन सेक्शन को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। रीडिंग, पैरा जंबल्स, पैरा कंप्लीशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक, कॉलम बेस्ड, ये सारे के सारे टॉपिक वो टॉपिक है जो आपकी रीडिंग और वोकैबुलरी पर बेस्ड होते हैं। यानी कि अगर आपकी रीडिंग अच्छी है और आपकी वोकैब अच्छी है तब आप इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कर पाएंगे एंड यू कैन स्कोर वेरी गुड इन दीज एरियाज। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, फाइनेंशियल अवेयरनेस, क्योंकि हमारा एक टॉपिक क्या है, फाइनेंशियल अवेयरनेस का भी है। जस्ट 1 सेकेंड गाइस। तो फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात करेंगे तो इसमें ब्रेक इवन एनालिसिस है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, म्यूचुअल फंड है, बेसल नॉर्म्स है, फैक्टरिंग है, वर्ल्ड मॉनिटरी पॉलिसी है, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे है, ओवरव्यू ऑफ बैंकिंग एंड बैंकिंग रिफॉर्म्स इन इंडिया, फाइनेंशियल रेगुलेशंस। उसके साथ साथ ये सभी टॉपिक जिसमें डिपॉजिट है, क्रेडिट है, लोन है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन, कंपनीज, एनपीएस, अकाउंट्स ऑफ स्पेशल इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि सेबी है, नबार्ड है, आरबीआई है, वर्किंग कैपिटल एंड बैंकिंग पॉलिसी। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि फाइनेंशियल अवेयरनेस विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, क्योंकि 40 क्वेश्चन 40 नंबर के आ रहे हैं और यहाँ पे टाइम लिमिट का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ पे सॉल्व नहीं करें। जैसे कि क्वांट और रीजनिंग और इंग्लिश में आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आपको सॉल्व नहीं करना है। आपके पास थ्योरी फॉर्म में एक क्वेश्चन आएगा, आपको या तो उसका आंसर आता है या नहीं आता है। तो इसका आपको क्या करना है, यू शुड हैव अ गुड पीडीएफ, कंप्लीट पीडीएफ आपके पास हो और आप उसके मल्टीपल रिवीजन कीजिए। यही एक तरीका है दैट यू हैव अ वेरी गुड पीडीएफ, और उस पीडीएफ पे जिसमें आपके पास सारे के सारे इसके नोट्स हो और इन नोट्स को आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें, रिवाइज करें, रिवाइज करें। दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, राइट। नाउ इसके आगे अगर मैं बढ़ती हूँ तो इसके आगे आपका आ गया कंप्यूटर नॉलेज का सिलेबस। और कंप्यूटर नॉलेज के अंदर अगर हम देखें तो कंप्यूटर के फंडामेंटल्स है, कंप्यूटर के एब्रीविएशन है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर है, शॉर्टकट कीज है, नेटवर्किंग है, बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट है, एमएस ऑफिस है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, डेटाबेस, सिक्योरिटी टूल्स, हिस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर, वायरस एंड हैकिंग। ये सारा का सारा आपके कंप्यूटर नॉलेज से आएगा और ये सब भी आपको क्या करना है, इसका भी आपके पास नोट्स होने चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट में आपके पास नोट्स होने चाहिए। और उन नोट्स को या उन पीडीएफ्स को यू कीप ऑन रिवाइजिंग। आपको क्या करना है, इनको रिवाइज करते रहना है ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। इसके बाद सैलरी कंपोनेंट की बात कर लेते गाइस, है ना। अगर हम सैलरी कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पे जो आपकी एस्टिमेटेड मंथली सैलरी क्या होगी स्केल 2 ऑफिसर के लिए, बेसिक पे आपकी 48,170 से ये जाती है आपकी 69,810। उसके बाद जो ग्रॉस सैलरी आपकी जो होती है बनती है, यानी कि सारे अलाउंसेस वगैरह सब कुछ मिला के जो ग्रॉस सैलरी बनती है वो 75,000 से 78,000 तक बन सकती है।
वेरिएबल रहेगा यहाँ पे, और इन हैंड सैलरी यानी कि सब आपके जो टैक्स है या डिडक्शंस को हटा के जो इन हैंड जो आपकी सैलरी अकाउंट में आएगी वो आपकी 65 से 70,000 के अराउंड आपके अकाउंट में आएगी। अलाउंसेस जो आपको यहाँ पे मिलते हैं उनमें से जीएनएस अलाउंस है यानी कि महंगाई भत्ता है, हाउस रेंट अलाउंस है, स्पेशल अलाउंसेस हैं एंड अदर अलाउंसेस आर देयर। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कट ऑफ। कट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए जानना, क्योंकि जब भी हम बात कट ऑफ्स की करते हैं, जब भी हम बात कट ऑफ्स की करते हैं, इससे आपको पता चलता है कि आपको कहाँ स्टैंड करना है, क्योंकि कट ऑफ आपको एक राइट ये बताती है, स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि पिछले साल इतने क्वेश्चन में से इतने हमारे जो है मार्क्स कट ऑफ तय की गई है। सो इट गिव्स यू अ वेरी एग्जैक्ट आइडिया दैट वेयर यू शुड स्टैंड दिस टाइम इफ यू आर अपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर, राइट। तो कट ऑफ 2025 की मैं कट ऑफ से शुरुआत करूंगी। 2025 की कट ऑफ में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये है आपकी आईटी और लॉ के लिए। आपको याद होगा हम स्पेशलिस्ट ऑफिसर की बात कर रहे हैं और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपकी पोस्ट थी, आईटी था, लॉ था, ट्रेजरी था, मार्केटिंग था, एग्रीकल्चर था, है ना। तो आईटी और लॉ की जो पोस्ट है उसकी वहां पे जो प्रोफेशनल नॉलेज, क्योंकि आपके कितने सब्जेक्ट थे, आपके थे 5 सब्जेक्ट्स वर देयर, सॉरी 6 सब्जेक्ट्स वर देयर। उसमें जो आईटी वालों की प्रोफेशनल मतलब जिन बच्चों ने आईटी से भरा था, जिन एस्पिरेंट ने आईटी पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, उनका प्रोफेशनल नॉलेज वाले सब्जेक्ट में जो कट ऑफ 40 मार्क्स में से गई है वो जनरल कैटेगरी की गई है 7.75। 2025 के हिसाब से बात हो रही है। जिन्होंने लॉ से भरा था उनका प्रोफेशनल नॉलेज वाले सब्जेक्ट की जो कट ऑफ गई 40, टोटल मार्क्स 40 थे, उसमें से 14.25 गई है किसकी, लॉ वालों की प्रोफेशनल नॉलेज वाले सब्जेक्ट में। मैं वापस से आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं वापस से आपको एक बार एग्जाम पैटर्न दिखा देती हूँ। आपको ये याद होगा कि हर सब्जेक्ट, हर पोस्ट के लिए प्रोफेशनल नॉलेज आएगी। आईटी वालों के लिए आईटी का पूछा जाएगा, लॉ वालों के लिए लॉ का पूछा जाएगा, फिर रीजनिंग सब्जेक्ट आएगा, फाइनेंशियल अवेयरनेस आएगा, इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक सब्जेक्ट आपको आंसर करना है, फिर कंप्यूटर नॉलेज है और फिर आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। इसके बेसिस पे आपकी कट ऑफ मैं आपको दिखा रही हूँ 2025 का डेटा। तो जो आईटी वाला था, जिन्होंने आईटी पोस्ट के लिए भरा था, उनकी सब्जेक्ट कट ऑफ, आईटी की कट ऑफ जो गई थी वो गई थी 7.75 40 में से। लॉ वालों की जो 40 में से गई थी वो गई थी 14.25 फॉर द पीके सब्जेक्ट यानी कि प्रोफेशनल नॉलेज सब्जेक्ट के लिए। रीजनिंग की बात की जाए तो आईटी और लॉ वालों के लिए रीजनिंग की कट ऑफ थी 6.50, 40 मार्क्स में से 6.5 नंबर गई थी। फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात की जाए तो 40 में से गई है आपकी 8.5 मार्क्स। वहीं पे इंग्लिश लैंग्वेज की बात की जाए तो 40 में से गई थी 12.5। और जिन बच्चों ने हिंदी लैंग्वेज को ऑप्ट करा होगा, इंग्लिश छोड़ के हिंदी में हिंदी को आंसर किया होगा, उनकी गई 14.75। तो हिंदी इंग्लिश में से जिसने भी जो भी चूज किया होगा उनकी दोनों की कट ऑफ यहाँ पे दिखाई लिखी गई है। कंप्यूटर नॉलेज की बात करें तो 40 यहाँ पे ये जो स्कोर था आपका, 40 क्वेश्चन थे लेकिन स्कोर यहाँ पे 20 था और उसमें से आपकी जो कट ऑफ गई है वो गई है 14.50। मेरे ख्याल से मैं इसको कंफर्म करना चाहूंगी क्योंकि मुझे जहां तक अच्छे से याद आ रहा है कि 40 में से जो मार्क्स थे वो इसके 20 थे। कंप्यूटर नॉलेज में 40 क्वेश्चन थे लेकिन मार्क्स 20 थे। तो यहाँ पे मैं इसको करेक्ट करना चाहूंगी कि ये 40 मार्क्स में से नहीं, ये आपके मैक्सिमम स्कोर नहीं है, ये आपका 20 शुड बी द मैक्सिमम स्कोर। और उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करें तो 40 मार्क्स में से ये गई आपकी कितनी, 9.75। ऑल्सो यहाँ पे आपका हिंदी और इंग्लिश का भी जो मैक्सिमम स्कोर है वो 20 मार्क्स आपका मैक्सिमम स्कोर है। 20-40 जो लिखा है ये क्योंकि स्कोर्स की बात हुई है तो स्कोर 2020, क्योंकि इंग्लिश हिंदी के मार्क्स आधे हो रहे हैं और कंप्यूटर नॉलेज के भी मार्क्स आधे हो रहे हैं। तो दिस इज द डेटा बेस्ड ऑन 2025 रिजल्ट्स के हिसाब से डेटा आपके सामने है। ये आपको सेक्शनल कट ऑफ बता रहा है। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है आपको सेक्शनल कट ऑफ की, सेक्शन वाइज आपको कितने मार्क्स लेकर आने थे। अब इसके आगे अगर मैं बढ़ती हूँ तो ये आपकी 2025 की सेक्शन वाइज कट ऑफ है किस पोस्ट के लिए, ये है आपकी मार्केटिंग और एग्रीकल्चर के लिए। प्रोफेशनल नॉलेज मार्केटिंग के जो मार्क्स थे वो थे आपके 14 मार्क्स, वहीं पे प्रोफेशनल नॉलेज एग्रीकल्चर ऑफिसर के जो मार्क्स थे 9.25, रीजनिंग के जो मार्क्स थे वो 5.25 थे, फाइनेंशियल अवेयरनेस के मार्क्स जो थे वो 7.7 थे, इंग्लिश का 10.5, हिंदी का वहां पे था आपका 13, उधर पे कंप्यूटर नॉलेज था 12.75 और क्वांट के थे आपके 7.75। तो दीज वर द सेक्शनल कट ऑफ फॉर द मार्केटिंग एंड एग्रीकल्चर ऑफिसर। उसके आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है आपका स्केल 2 का सीए एंड ट्रेजरी। सीए और ट्रेजरी की जो कट ऑफ थी, प्रोफेशनल नॉलेज सीए की कट ऑफ थी 16.75, प्रोफेशनल नॉलेज ट्रेजरी की जो कट ऑफ थी वो थी 2.5, काफी कम गई है ट्रेजरी के लिए।
देन रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग की 3.75 है, फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात की जाए तो 5.5 है, हिंदी और इंग्लिश में बात की जाए तो इंग्लिश की 8 है और हिंदी की है आपकी 11.5, कंप्यूटर नॉलेज की बात की जाए तो 10.75 और वहीं पे क्वांट की बात की जाए तो ये है 6 मार्क्स। तो एज यू सी ये 2025 के रिजल्ट के बेसिस पे आपकी सेक्शनल कट ऑफ है फॉर द 6 पोस्ट। और अब आ जाते हैं हम 2025 की फाइनल कट ऑफ को दिखाने के लिए। तो 2025 की जो फाइनल कट ऑफ है वो आपने देखा कि वो 100 नंबर में से थी, जिसमें से कि 200 मार्क्स को हमने कर लिया था 80% और जो इंटरव्यू के 100 मार्क्स थे उसको हमने कर लिया था 20%। इस तरीके से मिला के आपकी 100 मार्क्स में से फाइनल कट ऑफ निकाली जाती है फॉर दिस एग्जामिनेशन। और अगर मैं आईटी ऑफिसर की बात करूं तो 100 मार्क्स में से आईटी ऑफिसर की जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है वो गई है 72.25, 72.75, ये काफी हाई कट ऑफ है। उसके बाद अगर बात की जाए मार्केटिंग ऑफिसर के लिए तो जनरल की कट ऑफ कितनी गई है 66.13। वहीं पर अगर बात की जाए एग्रीकल्चर स्ट्रीम के लिए तो जनरल की कट ऑफ गई 51.75, सबसे कम एग्रीकल्चर की है, उससे ज्यादा 66 मार्केटिंग की और उससे ज़्यादा 72 है आपकी किसकी, आईटी की। उसके बाद बात की जाए चार्टर्ड अकाउंटेंट की तो जनरल की कट ऑफ 58 है, लॉ की बात की जाए जनरल की कट ऑफ 64 है और ट्रेजरी ऑफिसर की बात की जाए तो जनरल की कट ऑफ काफ़ी कम है 40, इसकी सेक्शनल कट ऑफ भी काफ़ी कम थी फॉर द ट्रेजरी मैनेजर। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि आईटी की सबसे ज़्यादा जाती है। उसका रीज़न है कि आईटी वाले बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं। अब मैं आपको एक फाइनल कट ऑफ दिखाना चाहती हूँ 2026 के रिस्पेक्ट में, फाइनल कट ऑफ फॉर द स्केल 2 ऑफिसर। तो स्केल 2 ऑफिसर में आपके सामने ये कट ऑफ आपको दिखाई दे रही है। सबसे पहली कट ऑफ अगर मैं आईटी ऑफिसर की बात करूं तो ये गई थी आपकी जनरल कैटेगरी कितनी, 50.90, ये 2026 का डेटा है। दिस इज द फाइनल कट ऑफ और 2026। वहीं बात की जाए स्केल 2 ऑफिसर सीए की तो सीए के लिए कट ऑफ गई है 39, काफी कम हो गई, 2025 के रिस्पेक्ट में काफी कम है। लॉ ऑफिसर की बात की जाए तो लॉ ऑफिसर की कट ऑफ 52.10, ये भी आपकी 2025 के रिस्पेक्ट में कम है। फिर बात की जाए स्केल 2 ट्रेजरी ऑफिसर की बात की जाए तो ये गई आपकी 28.40, अगेन वेरी लेस पिछले साल के कंपैरिजन में, क्योंकि 2025 में 40 कुछ थी। मार्केटिंग ऑफिसर की बात की जाए तो 51.6 है, ये कोई बहुत ज्यादा कम नहीं है, ऑलमोस्ट आसपास है। एग्रीकल्चरल ऑफिसर की बात की जाए तो 51.35, अगेन मैं बोलूंगी मतलब इतना बहुत दूर नहीं है। तो ये कट ऑफ है आपकी स्केल 2 ऑफिसर की फॉर द डिफरेंट पोस्ट। अब आज के इस वीडियो का जो बेसिक एजेंडा है वो ये कि इस साल बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स ने रिपोर्ट किया जिन्होंने अपने इस एग्जाम को कुछ ही मार्क्स से लूज कर दिया, 2 नंबर से, 3 नंबर से। तो द एजेंडा इज टू अलार्म यू, टू मेक यू अंडरस्टैंड कि अगर आप इस साल के एग्जाम में जो 2026 के रिजल्ट्स आए हैं, अगर उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हो सका है तो इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम वो ये दैट वी कीप ऑन वेटिंग फॉर द नोटिफिकेशन। हम नोटिफिकेशन का इंतजार करते रहते, सोचते हैं कि नोटिफिकेशन आएगा तो हम तैयारी शुरू करेंगे, वेयर एज जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं वो नोटिफिकेशन आने तक अपनी साइड तैयारी करके रखते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद आपको 1.5 से 2 ही महीने का टाइम मिलता है। राइट, सो योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे। राइट, आप जो आज कर रहे हैं उससे आपका फ्यूचर बनेगा एंड नॉट व्हाट यू आर थिंकिंग और व्हाट यू आर गोइंग टू डू टुमारो। तो ध्यान रखिए कि अर्ली बर्ड ऑलवेज कैचेस वर्म्स। तो आपको जल्दी तैयारी शुरू करनी है और अगर आप तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो आप हमारे इन बैचेस में जुड़ सकते हो, जो कि आपके एग्जैक्ट सेम बैचेस हैं आरआरबी की प्रिपरेशन वाले। तो आप इसमें फॉर द मार्केटिंग ऑफिसर या लॉ के लिए, आईटी के लिए आप जुड़ सकते हैं। ये बैचेस आपके 13 मार्च से शुरू किए जा रहे हैं। आप या तो इनमें जुड़ सकते हैं या फिर आप जुड़ सकते हैं हमारे बैंक महापैक प्लस में, जिसमें बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के सभी एग्जाम, जितने भी एग्जाम यहाँ पे लिस्टेड हैं, जिनका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू और रेगुलेटरी बॉडी के भी सभी एग्जाम जो कि यहाँ पे लिस्टेड है, जिसका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू पूरा कवर करवाया जाएगा आपका, ये बैंक महापैक प्लस के अंदर आते हैं। और आपको इनमें से किसी में भी जुड़ने के लिए आपको बैंक महापैक प्लस में जाना होगा। उसके लिए बैंक महापैक प्लस के बहुत सारे फायदे, सभी लाइव बैचेस मिलते हैं, कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिलती है, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलते हैं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन मिलती है, डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलते हैं, हाई क्वालिटी ई बुक्स मिलती है, ये सब कुछ आपको महापैक प्लस के अंदर मिलता है। हाउ डू वी एनरोल इन महापैक प्लस? उसके लिए आपको अड्डा की एप्लीकेशन पे जाना होगा, जिसका लिंक हमने वीडियो के नीचे लगा रखा है। फिर वहाँ पे कोर्स टैब में जाइएगा, तो आप जब अड्डा की एप्लीकेशन को ओपन करेंगे ऐसा कुछ दिखाई देगा। ये ऑल कोर्स है, ऑल कोर्स टैब है, इस पर क्लिक कीजिएगा और इस पर क्लिक करने के बाद आपको आ जाना है यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडीज पे। रेगुलेटरी बॉडी पे आने के बाद आपको आईबीपीएस एसओ पे आ जाना है या फिर बैंक महापैक पे आ जाना है और ये आपका डिस्काउंट कोड है जो कि आपको लगाना है। So use the discount code Y651 to enroll in the Bank Mahapek Plus and start early and start in the right way, क्योंकि आप
सबसे पहली तो आपके सिलेक्शन के चांसेस आप खुद ही कम कर देते जब आप बहुत लेट स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट अर्ली, दैट विल बी माय एडवाइस टू यू। दैट विल बी ऑल गाइस। हो सकता है अभी इस वीडियो को देखने के बाद भी आपके दिमाग में कुछ डाउट्स रह जाए, विच इज़ वेरी मच पॉसिबल, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर डाउट्स, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू इन क्लासेस।